लगता है कि हर लीडर टीचर होता है। ये हार जीत जो है ये राजनीति का एक हिस्सा, संभावनाओं का खेल है। लेकिन पहली बार है कि जो जिसकी सरकार नहीं बनी है वो भी अपने कार्यालय पर नगाड़े बजा रहा था। एनडीए भी तो विफल रहा ना, वो नैरेटिव तोड़ने में, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कि ये बात गलत है, आरक्षण की बात झूठ है। आत्मविश्वास में चुनाव ही नहीं लड़ा। चुनाव नहीं लड़ा मतलब कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला क्या? जो उस पर उनको आत्मविश्वास था कि मोदी जीत रहे हैं, 400 पार है। नीति जब बनेगी सही तो कोर्ट को मजबूरन समर्थन देना पड़ेगा। सिस्टम के तहत वोट काटा गया। भाई लंबे समय से सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार। लेकिन अभी 7 साल से तो योगी सरकार है, अब ये बात कहना बेईमानी नहीं लगता? अब हम कार्य कैसे उसको गुमराह कर। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। देश तो आज़ाद हो गया लेकिन जेल में बंद थे। अभी भी फिशरमैन को नहीं, जैसे ट्रेन में कोई चढ़ गया दूसरे को नहीं चढ़ने देता। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कहाँ आरक्षण मिल गया? उसी को तो समझा कि यह खानदानी सुरक्षा है जो इनकी आरक्षण पब्लिक फाइल 74/4/1950 उसको उस समय ले गए गायब करा दिया। फाइलें गायब कराना, फिर गुमराह। जब माननीय गृह मंत्री ने निर्देश किया, योगी जी ने पत्र लिखा, ये बात तो सही है लेकिन फैसला सामाजिक न्याय मंत्रालय लेगा। क्या सरकार इतनी लाचार है? क्या मंत्री इतने लाचार होते हैं कि अधिकारियों पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए? संवैधानिक हक अधिकार समय सीमा के अंदर दिलाना अधिकारी का काम है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं निश्चित रूप से जो समय समय पर पकड़े जाते हैं, तो गलत कहेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया, उसे सस्पेंड किया, जेल भेजा। जो लोग जो विधायक थे वो सांसद बनने का सपना देख रहे थे, तो उसने अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष बना रखा था, अपने हिसाब से जो है मंडल अध्यक्ष बना रखा, अपने हिसाब से क्या नाम है शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच ही तनातनी चल रही है। ये हमें एक्चुअल में विपक्ष के इसको एक हवा देकर एक जो है मुद्दा बना रखा है। कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिनके पास थोड़े बहुत ऐसे होते नहीं। मतलब संगठन की शक्ति से सत्ता आती है। तो अधिकारी हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हिसाब से पुलिस करे। 27% के आरक्षण पर एक मिल्कमैन के लोगों का कब्जा है, 23% के आरक्षण पर एक लेदरमैन के लोगों का कब्जा है। सरकार का कोई वजूद ही नहीं, काम तो काम तो अधिकारी करते हैं। एक तो मुसलमान के अंदर आया भय दिखाया, और आज के दिन में मुसलमान पहले से भी एंटी बीजेपी मैक्सिमम वोट करता रहा। कहा कि खाली उर्दू भर नहीं पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। ये सारा कुछ उनको रास नहीं आ रहा। निषादों में 10-20% इन्होंने कह दिया था ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारे नहीं होगा। और जब पता चला हमारा तो आरक्षण ही नहीं है, आरक्षण तो इन लोगों ने छीन रखा है। वोट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये वोट भ्रमित हो रहा है। और ये वोट आज नाराजगी रही ना कि दूसरी पार्टी से अब नाराजगी नहीं है, उपेक्ष नाराज, इसको नाराजगी नहीं, इसको ये गंगा भगवान राम को भी पार उतारे हैं और मुगलों अंग्रेजों के भी मौत के घाट उतारे हैं। राजनीतिक ताकत जो होता है, राजनीतिक दल जो होता है, वो माँ की कोख को ताकत देता है कि आपका बच्चा यह बन सकता है इस लोकतंत्र में। एक विधायक मैंने बनाया था 2017 में, तो विधायक क्या हुआ, लास्ट में टूट के भाग गया है। तो अगर मेरे घर का होता तो नहीं भागता ना। एक बात बताइए, आपके बेटे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे बीजेपी में हैं, चुनाव लड़े प्रवीण निषाद, वो हार गए अपनी सीट, और दूसरे निषाद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के उसी सीट से जीत गए। साइंस पार्टनर है तो चाहे वो रहे चाहे ये रहे। योगी जी सबके गार्जियन हैं, तो अगर जिसको हम हराए होंगे तो निश्चित रूप से दुश्मन होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी शकील पंजा है। हमसे ज्यादा प्रचारक कोई भगवान राम का नहीं होगा। आपने एक बार कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। निषाद राज ने अपनी सेना देकर भगवान राम को गंगा भी पार किया और रावण राज भी खत्म किया। कांग्रेस की 67 साल की सरकार ने केवल 3000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए। और सही बात बोलना हमेशा राजनीति में। मित्र हैं तो घाटे में भी साथ रहेंगे और फायदे में भी साथ रहेंगे। तो जो बातें कह सकते हैं वही यहाँ कहेंगे, जो बातें नहीं कह सकते। क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या ये अधिकार नहीं है माता पिता की कि वो जाने कि कितने बजे टीचर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पूरे टाइम? ये होल्ड पे डालने का क्या मतलब है? दबाव में आकर? नहीं कि ज्यादातर टीचर ही पीठासीन अधिकारी बनाए जाते। पहले तो एक भय दिखा के लेते थे, अब कांग्रेस सपा दोनों भय दिखा कर ले रहे। नमस्कार, द अर्चना शो में आपका स्वागत है। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव हो गए, 5 जून को नतीजे आ गए, लेकिन इन नतीजों के आने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार बनी। हालांकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन सब के बीच उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक है? क्या जो एक नैरेटिव चलाया गया था कि योगी जी को बदल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद,
अब नतीजों के बाद क्या वाकई ऐसी कोई आशंका है या ये सब बातें हवा हवाई हैं? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई और दर्शकों को भी बधाई। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? अगर ठीक ठाक नहीं चलता सरकार तो दोबारा सरकार 2022 में योगी 2 नहीं होते। आज के दिन में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, इसलिए आज के दिन में देश सर्वोत्तम प्रदेश है, इसलिए मोदी जी बेशक उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, ये हार जीत जो है ये राजनीति का एक हिस्सा है, संभावनाओं का खेल है। 2.25% वोट कम मिला, जिसके वजह से वो सर्कुलेट हुआ, भय भ्रम, लोगों का झूठ प्रचार, तमाम संविधान बदल जाएगा, तमाम वो ऐसी जातियां जिनके पास टीवी चैनल अखबार नहीं है, उनके पास नरेटिव मोबाइल सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाकर ऐसे मूवमेंट करके वोट लिए गए। इतने साल बाद पहली बार है कि मोदी की सरकार बन गई तो हम लोगों के कार्यालय पर नगाड़े बज रहे थे, लेकिन पहली बार है कि जिसकी सरकार नहीं बनी है वो भी अपने कार्यालय पर नगाड़े बजा रहा था कि वो आंशिक सफलता उत्तर प्रदेश मिली। अब आज के दिन में जब कोई आदमी अपनी खेती जब दूसरे को खिलाने लगेगा तो जो दूसरी की खेती खाने आएगा तो निश्चित में अगल बगल भी थोड़ा खा जाएगा। तो ये फार्मूला है कि एक हरा चारा खाए कोई तो बगल में भी दूसरे की खेती खा जाए। तो मुलायम सिंह के हरे चारे को, हरे भरे खेती को, जो 70 साल मतलब 30 साल से 40 साल से उन्होंने खड़ा बड़ा किया था, उसको आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मतलब उसको दे दिया कि तुम भी आओ, चलो, खाओ। तो जब कांग्रेस आएगा तो जो दलित वोट है, दलितों में वो नैरेटिव जो पुराना उनका इतिहास रहा, उसके वजह से भय दिखाकर उन्होंने वोट लिया, उसके वजह से हम लोग कुछ सीटें हार गए। लेकिन आप लोग, अगर उन्होंने नैरेटिव बनाया, उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, तो बीजेपी एनडीए भी तो विफल रहा ना वो नैरेटिव तोड़ने में, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कि ये बात गलत है, आरक्षण की बात झूठ है। क्या 400 के पार के नारे ने नुकसान किया? निश्चित रूप से हम उसको 400 पार के नारे को हमने साइनिंग इंडिया के लिए कहा था, हमने उसको समझाने में नाकामयाब रहे और उन लोगों ने 400 पार के सहारे नैरेटिव सेट कर वोट लेने में कामयाब रहे। बेशक मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने के निचले हमारे कुछ उत्साह में, लोगों के आत्मविश्वास में चुनाव ही नहीं लड़ा। मतलब उनका अगर लड़ते तो निश्चित रूप से उसको काउंटर करते, उतर के नीचे जाते और कहते नहीं ये गलत है। चुनाव नहीं लड़ा मतलब कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला क्या? मतलब जो उस बार उनको आत्मविश्वास था कि मोदी जीत रहे हैं, 400 पार है, सब वोट आ रहा है, जिस तरीके का जरूरत है। तो ये आत्मविश्वास, अति उत्साह जो है वो हमेशा जो है अति महत्वाकांक्षा नुकसान उठाया। और उसमें और कई, देखिए एक कारण नहीं हो सकता है, उसमें और भी कारण रहे कि तो अचानक नैरेटिव सेट करके किया गया जो इनको अंदाज़ा नहीं था। एक तरीके से पहले से उत्साह थे, ये नहीं था कि आज के दिन में जो संगठन पहले एक्टिव होकर काम करता था। तीसरा जो था, कुछ जगहों पर जो वोट इनके थे, जो जिस तरीके से बीएलओ जो है, अक्सर बीएलओ जो है शिक्षा मित्र का घर के है, उस समय की सरकार में बना था बीएलओ, जो शिक्षा मित्रों के समय दोनों एक परिवार में या परिवार में या गाँव बन गए। तो ये जो शिक्षा मित्र की समस्या थी, जो कोर्ट के ऑर्डर हुआ, लेकिन वो अब कोर्ट को नहीं मानता शिक्षा मित्र के हमारे साथ ऐसा किया है, तब वो जो पिछली सरकारों की नहीं मानता कि नहीं गलत नीतियां बनी से कोर्ट जो है उसका भाई नीति जब बनेगी सही तो कोर्ट को मजबूरन समर्थन देना पड़ेगा। तो पिछली सरकारों ने गलत नीति के तहत भर्ती की और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैक कर दिया। हमारी सरकार ने तो उनको दे दिया था कि तनख्वाह दीजिए जाइए, तब सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर को अब चूँकि जानते ही हैं लोगों के अंदर, तो वो शिक्षा मित्र के वजह से वो वोट काटने में फार्म जमा हो गया और उनका तो वोट कटा किसका, ज़्यादातर एक सिस्टम के तहत वोट काटा गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने फार्म जमा कर दिया, देख नहीं पाए कि है, और उसमें एक चुनाव आयोग का नियम था कि 900 से ज़्यादा वोटर एक उस पर 1000 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो जो वोटर अधिक हो गए उसे बी श्रेणी में रख दिया। अब बाद में आया कि बी श्रेणी के लोग वोट वहाँ डालेंगे दूसरे जगह, अब पता चला कि उसे लास्ट में उसे ख़त्म कर दिया। अंडर एज वालों का बढ़ गया, अभी देखा तमाम पकड़े गए आज के दिन में और इनके वोट कट गए। तो आज के दिन भुगतान होगी। तो कुछ अधिकारी ऐसे थे कि जिन्होंने जो उनके पिछले और ढेर सारे अधिकारी, हम आज भी कहते हैं
भाई लंबे समय से सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार है, इनके समय के भर्ती किए गए लोग हैं। तब की आप शिक्षा कहते हैं कि अधिकारी उनके उनके ही समय हैं, के लोग भर्ती किए लेकिन गए। अभी 7 साल से तो योगी सरकार है। अब ये बात कहना अब बेईमानी नहीं नहीं, लगता अब आपको? हम भर्ती हो रहे हैं, तभी तो आज के दिन में हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब हो रहे हैं। सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि एक अधिकारी वोट खराब करेगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि एक अधिकारी ने गलती किया निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर, जो आसानी से हल हो सकता है, लेकिन वो अधिकारी कैसे उसको गुमराह करते हैं कि अनुसूचित जात की सूची में निषाद सूचीबद्ध है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये 1931 से सूची बनी अनुसूचित जात की। 31 में गिनती, 41 में गिनती, फिर 51 में गिनती, फिर 61 में गिनती, ये अनुसूचित जात की सूची में गिनती होती रही है। लेकिन अधिकारियों ने किस तरीके से, चूंकि ये क्रिमिनल कास्ट घोषित थे, ये पहली बार देश आज़ाद हो गया, 5 साल 16 दिन गुलाम थे। ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 578 जातियाँ ऐसी हैं जो कानून से उजड़ी हुई हैं। अब ये अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन जेल में बंद थे। तो 5 साल जो 1947 से लेकर 1952 सरकार बनी, तो ये तो जेल में बंद थे, लेने ही नहीं गए। तो जो जातियां उसका लाभ उठा ली वो आज वो टेबल पर हैं। तब जब लेदरमैन टेबल पर है तो वो कभी भी फिशरमैन को नहीं, जैसे ट्रेन में कोई चढ़ गया दूसरे को नहीं चढ़ने देता नहीं है। तो आप 2019 में आ गए बीजेपी के साथ, अगर मैं सही हूं तो आप 2019 में आ गए। अब केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कहाँ आरक्षण मिल उसी गया को तो आपको? समझा रहे हैं, मैं उसी को पूरा करना चाहता था कि एक ऐसा इनका फंडा है कि इन्हें नाराज कर दो, नाराज कर दोगे तो डॉक्टर संजय से निषाद भाग जाएगा और योगी से या मोदी से नाराज हो जाएगा, पाएगा नहीं। क्योंकि डॉक्टर संजय ने जो पर्दाफाश किया, एक किताब मैंने लिखा कि यह खानदानी सुरक्षा है, जो इनकी आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण छीनने वाले वो ये जो है, ये पार्टियां कौन लोग हैं। तो उसमें सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। केंद्र में जो मुकुल वासनी और शैलजा उसमें सामाजिक न्याय मंत्री, उन लोगों ने फाइल जिसके आधार पर अनुसूचित जात सूची बनी थी 1947 में आया, 1950 में बनी, तो वो पब्लिक फाइल 74/4/1950 उसको उस समय ले गए, गायब करा दिया। मतलब एक शर्त हुआ कि ये जो जातियां देश को लड़ी हैं 18% आबादी, ये हमेशा मतलब संवैधानिक सुरक्षा न मिले, ये अनुसूचित जात की सूची पे। भाई रामचरित्र लड़ गए, का नाम है मछली शहर, जीत गए सांसद। अगर रामचरित्र सांसद हो सकते मछली शहर से, तो डॉक्टर संजय जैसे ढेर सारे 20 ऐसे लोकसभा है जिसमें निषाद बाहुल है। 80 सीट अनुसूचित जात की है उत्तर प्रदेश में, रिजर्व है, उसमें 70 सीटें ऐसी जो निषाद बाहुल है। तो ये सांसद विधायक बन जाएंगे तो आराम से वहाँ चले जाएंगे। तो ये इनकी फाइलें गायब कराना, फिर गुमराह, जब हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था तो फिर उसके लिए हम योगी को पकड़े, हम सरकार में आया माननीय गृह मंत्री ने निर्देश किया, योगी जी ने पत्र लिखा। योगी जी ने जब पत्र लिखा, चूँकि वो पहले से हमारे मुद्दे को उठाते रहे सदन में, कि आरजीआई से रिपोर्ट मांगा कि भैया दिशा निर्देश दो तुरंत कि ये केवट मल्लाह क्या है, मझवार हैं, अनुसूचित जात के हैं, पिछड़ी जात के हैं, चूँकि डिसाइड बाय द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया। लेकिन अब देख लो अधिकारी क्या कर दिया कि दिशा निर्देश मांग रहे हैं योगी जी, उनको न दे के वो पत्र कहाँ भेज रहा है। ये बात तो सही है लेकिन फैसला सामाजिक न्याय मंत्रालय लेगा। अरे दिशा निर्देश हमें दो, ऊपर भेजते रहो, लेकिन एक दिशा निर्देश तो योगी को देना चाहिए ना कि ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। तो ऐसे में इनके नाम पिछड़ी में है, अनुसूचित में है, जनजाति में है, विमुक्ति जनजाति में, तो ये विसंगतियां तो पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार भले ही इतने लंबे समय से इसलिए कि ऑलरेडी इसको क्या था कि इनको परिभाषित करना था, जैसे मतलब कुल मिला के परिभाषित करना था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसको क्या किया, इंक्लूजन का मामला बना दिया। तो अभी भी क्या करते हैं अधिकारी, वो क्या समझाते हैं कि भैया इसको शामिल करना पड़ा और बड़ा कठिन है, सदन जाना पड़ेगा। अब मामला मेरा परिभाषित करना। मेरा सवाल ये कि क्या सरकार इतनी लाचार है, क्या मंत्री इतने लाचार होते हैं कि अधिकारियों पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए? क्योंकि ये सिर्फ इस बात के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद ये कहा गया कि चुनाव बीजेपी को इसलिए बहुत कम सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में 36 सीटों तक सिमट गई, 33 सीटें इसलिए कम हुई क्योंकि अधिकारियों का व्यवहार ऐसा था, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ऐसा था, अधिकारियों की वजह से पार्टी हार गई। क्या वाकई ये संभव है धरातल पर? ज़्यादातर हम पूरा दोष अधिकारियों को नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारियों ने अच्छे काम भी किए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। लेकिन जहां हमारा समाज से जुड़ा मुद्दा है, जहां हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे,
समाज खुश रहेगा सरकार के साथ, जो उस वादे मुद्दे के साथ सरकार के साथ आया है, तो संवैधानिक हक अधिकार समय सीमा के अंदर दिलाना अधिकारी का काम है। लटकाना मतलब आप वोट खराब कर रहे हो। अगर मान लीजिए निषाद और भारतीय जनता पार्टी तय हो गई कि आरक्षण आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा हल हो जाएगा, अब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया अधिकारी को कि आप इसको करो फाइल को, तो यह समय सीमा के अंदर अगर वो अधिकारी नहीं हल कर रहा तो इसके मतलब वो नहीं चाह रहा कि ये वोट खुश हो जाए और दे। तो ये भी एक वजह है कि समय सीमा के अंदर जो चीज़ें होना चाहिए नहीं किया। तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं निश्चित रूप से जो समय समय पर पकड़े जाते हैं, और ऐसा उदाहरण बहुत अच्छे मिले हैं। हमारे 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, 2 निषाद उसमें जीत गए, और निषाद जीत गए और वह अधिकारी दूसरे संपर्क का था। पता चला कि उसके लोग तीसरे चौथे नंबर पर आ गए, जीत गए। एक मिनट सुन लीजिए। तो डॉक्टर निषाद, कैसे आपकी सरकार है, आप ये बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, तो समझ में आता है। गलती तो कहना पड़ेगा ना, जो गलती हुई है, जो कमी है। तो ये आप क्या सरकार में नहीं बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी से नहीं बात करते? हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल गए। हम उनकी सोच को बता दें भाई, हम जब वो बाहर आएगा तभी तो उसको हम गलत कहेंगे, तो गलत कहेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया, उसे सस्पेंड किया, जेल भेजा। तो जब जेल गया तो उसने क्या किया कि अपने लोगों को हारे हुए प्रमाण पत्र दे दिया और चुनाव आयोग के साइट पर भी चढ़ा दिया। आज जब आंदोलन हुआ, जांच हुआ, तब जाके वापस हुआ। तो इस तरीके से पूछा गया कि ऐसा क्यों किए, तो उसने कहा हम लोगों का काम है कि हम इस मिशन से, इस विचारधारा पर चलते, हमारी सरकार आएगी, मुकदमे वापस हो जाएंगे। इसके मतलब ऐसे बहुत ढेर सारे अधिकारी हैं अंदर, जिनके अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, जो उनके अंदर पिछली सरकारों की विचारधारा है। उनको ये चिंता है कि हम जेल जाएंगे, चाहे मुकदमा होगा, बाद में हमारी आएगी सरकार तो हमारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। तो इस तरह की सोच के कुछ अधिकारी उसे चिन्हित करना आवश्यक है। उनकी वजह से भी बहुत ढेर सारी तमाम उत्तर प्रदेश की आपस के कुछ न कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने टिकट मांग रहे थे, कोई विधायक था वो सांसद का टिकट मांग रहा, और उस लोगों ने कहीं न कहीं आश्वस्त कर दिया कि मिल जाएगा, और यहाँ से दिल्ली से उनको नहीं मिला, उसको प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो पता चला उसने क्या किया था कि मान लीजिए जिसको आश्वस्त कर दिया था कि तुम्हारा अगला टिकट मिल जाएगा और नहीं मिला, तो उसने अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष बना रखा था, अपने हिसाब से जो है मंडल अध्यक्ष बना रखा, अपने हिसाब से क्या नाम है शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष। जब उसे नहीं मिला तो ये सारा तंत्र उसने अपने पॉकेट में रख लिया, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? ऐसे बहुत सीटों पर थे जो लोग, जो विधायक थे, वो सांसद बनने का सपना देख रहे थे, और उसमें गलती हुई। ऐसे लोगों को एक गलती है कि किसी को आश्वासन नहीं होना चाहिए, और जो जहाँ है वहीं मिले। जिसको लड़ना हो पहले से तय हो जाए, ये लड़ने वाला है तो होमवर्क पहले से हो, और नहीं लड़ने वाले को कह दिया जाए कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अलग थलग हैं, मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य का अलग खेमा है, और ब्रिजेश पाठक का अलग खेमा है? क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच ही तनातनी चल रही है? ये हमें एक्चुअल में विपक्ष के इसको एक हवा देकर एक जो है मुद्दा बना रखा है, जिससे उनके द्वारा किए गए जो झूठे प्रचार हैं, भय दिखाकर वोट लिया, और जो भ्रम बैठा कर के आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये उनका दब जाए, उससे लोगों को ध्यान भटक जाए या वो नज़रअंदाज। इसलिए हमेशा इस चीज़ को उभारा जा रहा है। आज के दिन में संगठन है, पार्टी है, आपस में तालमेल मिलाकर अगर हम लोग लड़ते नहीं तो आज मोदी फिर से कैसे प्रधानमंत्री बनते, फिर कैसे हम मुख्यमंत्री यहाँ बनते, फिर हमारी सरकार। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहता है तो वो अपने पार्टी, कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिनके पास थोड़े बहुत ऐसे होते नहीं। ये बात इसलिए क्योंकि आपने संगठन का जिक्र किया। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, लेकिन सरकार से बड़ा संगठन तो तब तक होता ना जब तक सरकार में नहीं आते। एक बार सरकार में आ गए तो फिर किस तरह से सरकार से बड़ा संगठन हो गया? और अगर संगठन बड़ा है तो जो लोग सरकार में हैं वो संगठन में क्यों नहीं चले जाते? संगठन में काम करना चाहिए। ये जैसे सरकार मतलब मंत्री नहीं होता है, सरकार मतलब ये पब्लिक में जानते हैं लोग कि अधिकारी सरकार है, मतलब वह संवैधानिक अधिकार है उसे कानून बनाने का, शासनादेश जारी करने का, वो उसके माध्यम से। तो भाई विधानसभा में बनेगा ना? नहीं, कानून विधानसभा में बनता है, लेकिन शासनादेश तो प्रमुख सचिव जारी करता है। तो जब शासनादेश जारी, रॉन्ग राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये तय तो वो करता है, क्या नाम, प्रमुख सचिव। तो पब्लिक ये जानती है कि अधिकारी सरकार है
और मंत्री जो है संगठन के लोग हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे सब लोग, सब तो संगठन के आदमी है ना। संगठन देखिए, पार्टी देश लोकतंत्र है, जो उनके कहने का मतलब है कि नए लोग आते हैं। जैसे अब किन परिस्थिति में उन्होंने कहा वो बताएंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि हर लीडर टीचर होता है और हर लीडर को टीच करना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए सही सही बात, कि हर बार नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं और नए कार्यकर्ता को राजनीति बताना जरूरी है। तो जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो यही है कि जो संविधान है, संविधान कानून बनता, संविधान और कानून को लागू करने के लिए सरकार बनाई जाती, और सरकार कोई भी हो पार्टी चलाती है, और पार्टी को खड़ा बड़ा जो होता है विचारधारा पर खड़ा होती है। अब विचारधारा को के आधार पर संगठन खड़ा करना, मतलब संगठन की शक्ति से सत्ता आती है। तो संगठन बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा है, तो उसके आधार पर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं कि अगर सरकार बन गई तो अधिकारी हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हिसाब से पुलिस करें, हमारे हिसाब से प्रमुख सचिव करें, मेरे हिसाब से अधिकारी काम करें। और बिना मतलब का, कभी कभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे, जैसे मान लीजिए राकेश त्रिपाठी रहे, उन्होंने जो प्रवक्ता भाजपा का, पुलिस ने उनका वो, और उसका पुलिस वीडियो भी बना रही है। इसके मतलब उन्हें क्या वीडियो बना बेइज्जत कर रही है। तो इससे मतलब वो पार्टी खड़ा बड़ा कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके वजह से उनके तो बोलने। क्या कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती? नहीं, क्या आप कुछ, टॉप मैंने लेवल पहले के लोग बताया, क्या आप सुन नहीं रहे एक क्या जो ऊपर सामाजिक के न्याय नेता हैं? समिति का रिपोर्ट है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 30 सालों में 27% के आरक्षण पर एक मिल्कमैन के लोगों का कब्जा है, 23% के आरक्षण पर एक लेदरमैन के लोगों का कब्जा है, ठीक, और आरक्षण एक की बात अपनी हम संख्या कर से चुके हैं, हाँ। कई गुना ज़्यादा उन नौकरियों में है। जब वो हैं ही उस नौकरी में, तो वो मौका पाएंगे तो खरे। आप कह रहे हैं कि इस वजह से पार्शियलिटी हो रही है, निश्चित, क्योंकि एक वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला और वो नौकरियों में है, नौकरियों में इसलिए क्या, वो जो ये सब मौका कुछ पाते हो रहा हैं है। तो अपनी वाली लेकिन करते ही हैं। आपकी बातें सुन के कैसा लग रहा है कि जैसे सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, सारा काम अधिकारी करते हैं, मतलब ये इंप्रेशन जा रहा है मुझे, जो इतनी देर में समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई वजूद ही नहीं, सरकार काम का तो कोई सब मतलब नहीं है, काम अधिकारी ही काम सब कर तो रहे हैं। अधिकारी करते हैं। योगी काम जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? काम तो हम लोग कराते हैं, अगर योगी जी काम कैसे नहीं मुख्यमंत्री कराते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम नहीं बनते। योगी जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने देखो जो कहा, माफिया ख़त्म कर देंगे, माफिया गाह दहशत कर ख़त्म, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि अब इस उत्तर प्रदेश में शांति रहेगी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, कोई इस तरीके का। पहले क्या होता था कि किस तरीके से तलवार से त्यौहार मनाया जाता था, अब संस्कार से त्यौहार मनाए जाते हैं, अब कोई भी व्यवहार से त्यौहार मनाए जाते हैं। अब कोई भी नहीं, पहले किस तरीके से प्रदर्शन होता था रोड पर, अब तो रोड पर प्रदर्शन खत्म हो अच्छा, गया ना। अभी जो एक आदेश आया है कि कांवड़ के रूट में मुजफ्फरनगर में जो भी दुकानें हैं उन सबको अपने नाम लिखने होंगे, इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसका समर्थन करता हूँ, पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी उसको हम अच्छा इसलिए मानते हैं कि हर एक आदमी को अपने प्रोपराइटर को, कौन प्रोपराइटर है, आप ही इसके प्रोपराइटर हो, तो आपको टीवी चैनल हर जगह लिख कर और ये तो कानून है 2013 का है शायद, सेंट्रल का कानून, कि जिसमें आपको ये लगाना होगा कि प्रोपराइटरशिप किसकी है, किसकी कंपनी, किसकी तो फर्म हम है। कहते तो इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद है कि कुछ लोग उसको उस एक विशेष वर्ग के आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं। तो जैसे मुसलमान को नाम लिखना पड़ रहा है, मामला ये है कि मुसलमान का जब नाम लिखना पड़ रहा है तो इस समय हिंदू जा रहे हैं कांवड़ लेके, तो उनको लग रहा है कि मुसलमान का नाम लिखा जाएगा तो हिंदू वहाँ सामान नहीं लेंगे, और इसलिए उसका ऐसा नहीं है। आज मुसलमानों के सारे दुकानों पर हिंदू जाके सामान लेते हैं। नहीं, और फिर अगर मुसलमान भी अगर आप हैं और आप लिख रहे हैं कि शिव वैष्णव ढाबा, तो आप क्यों लिख रहे हैं? ये भी तो सवाल उठेगा ना फिर। कुछ भी लिख कि सकता है, आपको ही क्या प्रोपराइटर लिखने में हम की, कहते आपको हैं किसी टाइटल कुछ भी लिखा है, लेकिन बाहर लिखा है कि उसका मालिक कौन है। तो ये तो होना चाहिए ना। तो जिसको मन करेगा वो उसी हिसाब से, जैसे होता कि भ्रम जाल न रहे, किसी को मूर्ख बनाकर किसी को जो है षड्यंत्र न किया जाए, प्रोपराइटर होना चाहिए। हम तो इसके पक्ष में, हर आदमी अपने को कम से कम जो प्रोपराइटर उसका प्रचार तो होना चाहिए, और उसको लगे ना, जातियों में भी गर्व है, धर्म में गर्व है कि हमारी जाति का आदमी दुकान खोल रखा है। जैसे कहीं निषाद लिखा मिल जाता है तो हम लोग रुक के चाय पीते हैं, उसको कहते हैं भैया बहुत अच्छा, कम से कम एक जाति में कम से कम निषाद कहीं पता नहीं चलता था, अब तूने दुकान खोल लिया, उसने व्यवहार में आ गए, अधिकारी बन गया। तो हर आदमी अगर आएगा तो लिखा रहेगा तो उस जाति को गर्व होगा कि मेरे जाति का आदमी भी। झूठे कहते हैं कि कोई काम का नहीं है जाति, लेकिन आज के दिन में ठेला लगा रहा है, चाहे दुकान चला रहा है, चाहे कोई ढाबा खोला, चाहे कोई परचून की, इसके मतलब उस
सौ प्रोप्राइटर से अच्छा, पता चलेगा। विपक्ष क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी जो साथ में चुनाव लड़ी, इंडिया अलायंस, यूपी में एक मुश्त मुस्लिमों का वोट मिला है, स्ट्रैटेजिक वोटिंग की गई है, तो उस वोट बैंक को अब एड्रेस भी करना है, जाहिर सी बात है। इसीलिए इस मुद्दे को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है क्या? ये सारे लोग, और क्या यही वजह है, ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग मुस्लिम्स की, यही बीजेपी की हार की बड़ी वजह भी रही? एक एक वजह तो में। मुसलमान के अंदर आया भय दिखाया कि 400 पार होगा तो तुम्हें पार कर दिया जाएगा। वैसे भी बीजेपी को मुस्लिमों का वोट कहाँ मिलता है? नहीं नहीं, उनको भय दिखाया कि अगर नहीं तो हमारे साथ आए, बट गए अलग अलग, हाँ। बात समझ गए। तो मुस्लिम लड़ा बसपा से, तभी नहीं वोट दिया, क्योंकि उसने कहा कि 400 पार हो जाएगा तब तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी तलवार गायब हो जाएगी और तुम लोग ऐसे रहोगे। उनके अंदर एक भय पैदा किया गया। और आज के दिन में मुसलमान पहले से भी एंटी बीजेपी मैक्सिमम वोट करता रहा। सबसे ज़्यादा अनाज हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा मकान हम हैं, सबसे ज़्यादा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं उनको किया। गरीबी ही दिया बदले में, लेकिन उन्हें गरीबी नहीं दिखती है। उनका मकान हम बनाए, इलाज हम दिए, शिक्षा हम दे रहे हैं, सब रोजगार राशन दे रहे हैं, राशन लेकिन दे उसके बावजूद लेकिन वोट नहीं उसको मिलता। खाली धर्म दिखता है। और धर्म के आधार ये दिखाते हैं धर्म कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, आ जाएगी बीजेपी तो देखो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, तुम्हें तलवार नहीं भाजने दे रही है, तुम्हें अंडर स्टूड रखना पड़ रहा, तुम अब उन्माद नहीं फैला कर पा रहे हो, अब तुम्हें मतलब धर्म एक सिस्टम के अंदर ढाल दिया। उन्होंने कहा कि खाली उर्दू भर नहीं पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, ये सारा कुछ उनको रास नहीं आ रहा। तो ये चाहे मुसलमान कैसे है। अब समाजवादी पार्टी को सोचना है कि माननीय मुलायम सिंह अकेले पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के सहारे उन्होंने पूरी लंबे समय तक 5 बार उत्तर प्रदेश की सरकार का कमाल। अब हरी भरी खेती, अब समाजवादी पार्टी कितना कांग्रेस से अपना कटवाती है, कितना अपनी फसल उनको दे देती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से आज के दिन में उस एक विशेष वर्ग की राजनीति तो करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे, चूँकि इसलिए है कि अब हम लोग जब मालूम हो गया, मंथन हो गया कि किस कारण से हम लोग हारे हैं, तब वो सारा कुछ अब नीचे मैसेज जा रहा कि गलत है। 400 भी तो हमारा आरक्षण निषादों में 10-20% इन्होंने कह दिया था ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारे नहीं होगा। और जब पता चला हमारा तो आरक्षण ही नहीं है, आरक्षण तो इन लोगों ने छीन रखा लेकिन है। एक बात बताइए, आपके बेटे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे बीजेपी में हैं, चुनाव लड़े, प्रवीण निषाद, वो हार गए अपनी सीट, और दूसरे निषाद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के उसी सीट से जीत गए। तो आज के दिन में वहाँ का समीकरण है ना ऐसा, वहाँ तो समीकरण ही ऐसा है कि किस तरीके से वहाँ मुसलमान लगभग 4.5 लाख हैं, 4,80,000 यादव है वहाँ लगभग। संत कबीरनगर सीट है संत कबीरनगर, हाँ वही है, यादव है। दलितों की संख्या है। निषाद वोट 535 बूथ निषादों का है, उसमें 525 बूथ में जीता हूँ। और जिस प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं उसका भी, उसके गांव का भी बूथ में जीता हूँ। हम तो निषादों के वोट इकट्ठा कर सकते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी का और बिरादरी का वोट सब इकट्ठा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने तो कहा ना कि लड़े नहीं, उसमें कुछ अच्छा, ऐसे वहाँ बीजेपी वालों ने काम नहीं किया जो काम करना भाई। चाहिए हम तो था। हर जगह 33 से बहुत बड़े बड़े मंत्री हार गए। हम तो सांसद रहे ना, कई मंत्री हार गए। तो इसमें इसे उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एक तो समीकरण ऐसा है, और जो कुछ लोग टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला और अपने हिसाब से संगठन तैयार कर रखा था, तो वो संगठन ही फ्रीज रखा। और संगठन जब फ्रीज रहेगा तो भाजपा का वो नैरेटिव, मैंने 1 हफ्ता पहले भी जैसे बता दिया कि वोट जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वोट भ्रमित हो रहा है और ये वोट उधर ये जाएगा। आपको लग गया था पहले? हाँ, पहले मैंने सर्वे करा लिया। तब इनके पास वो अब जो कार्यकर्ता रहेगा, जब वो भाई रियल बीजेपी का कार्यकर्ता जो था वो किनारे हो गया, नहीं भर्ती हुआ, वो प्रत्याशी जो बनने वाला प्रत्याशी था वो अपने हिसाब से संगठन खड़ा कर दिया। गलतफहमी हो गई जिस वजह से ये सारा कुछ सीन है। निश्चित रूप से तब जब उनका कुछ रहेगा ही नहीं तो उसको रोकेंगे कौन, बताएगा कौन। और 5 दिन में हम कैसे सभी 500-2,000 बूथों पर जा सकते हैं। हम तो निषाद बूथों बता दिया, निषाद हमारे साथ है हर जगह। 25-30 हर जगह पूरा निषाद दिए वोट। अगर नहीं देते तो 4-4.5 लाख वोट कैसे भाजपा पाती। लेकिन 25-30% वोट इस बार, हम उसे 90-98% वोट डलवाते थे 95, लेकिन उसमें 20-25% वोट इस बार उदासीन थे, वोट ही नहीं डालने गए। वो इसलिए नहीं डालने कि हमारे पार्टी को सिंबल नहीं मिला, हमारी पार्टी को सीट नहीं मिला, हमारा आरक्षण नहीं मिला आज के दिन में। और प्रवीण निषाद के लिए मांगा जा रहा था फतेहपुर या सुल्तानपुर या वहाँ और निषाद को, तो ये नहीं मिला। दूसरा लास्ट में हमारे एक विधायक को, जो हमारे पार्टी के विधायक
विधायक था विनोद बिंद, उसे भी अपने भाजपा अपने सिंबल पर लड़ाने का घोषणा कर दिया। तो फिर बाद में आया कि नहीं निषाद पार्टी से। तो ये लग के 3-4 बातें रही हैं जिसकी वजह से ये मछुआ समुदाय। एक तो फिर लास्ट में निषाद पार्टी का हम, क्योंकि हम लोग एक प्रोफाइल वाले लीडर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित रहते हैं, मर्यादित रहकर कष्ट काट के जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो हम मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हमें मंत्रालय है, और जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके आए हो उसे आप भारी भरकम और कैप करते हैं। बात कर रहे हैं? तो कोई भी हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और भाई आए। तो आज नाराजगी रही ना कि दूसरी नहीं, पार्टी से अब आए नाराजगी लोगों को नहीं आपने है, तुरंत नाराज, इसको नाराजगी नहीं, इसको उपेक्षात्मक रवैया कहेंगे। तो उपेक्षा जो कार्यकर्ता तो इससे नाराज होता है इसे उपेक्षा जब महसूस करेगा तो वो एक्शन जो होता है, बिना एक्शन के तो डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा, उस वे में जाएगा नहीं। तो जो उसका रवैया रहा है तो उदासीन रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो हमें अब तक कर लोगों ने हमें फीडबैक दिया, तो जो आया वो मैं बताना जरूर है। डॉक्टर निषाद, आप निषाद वोटों की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए। आप एमएलसी बन के आए, उसके बाद देखो मैं तो एक तो जातीय नेता हूँ, पहला बात मैं फिशरमैन का मैं नेतृत्व करता हूँ। उन जातियों ने देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेजों ने उन्हें मारकर उजाड़ा है, कानून बना के उजाड़ा है, और 5 साल 16 दिन इस भारत के आज़ाद भारत में भी गुलाम रहे हैं, जेलों में बंद रहे हैं। वो ट्राइबल, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया है। तो ये गंगा भगवान राम को भी पार उतारे हैं और मुगलों अंग्रेज़ों के भी मौत के घाट उतारे हैं, और उसके वजह से कानून बनाकर उजाड़े गए लोग हैं। तो इनका मैं नेतृत्व करता हूँ। तो जब इनका हिस्सा खाने वाले लोग हैं, जो इनके हिस्से पर, संवैधानिक हिस्से पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं जातियाँ, तो वो एकदम कतई नहीं चाहते हैं कि निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय जीते आज के दिन में। तो वो सब एक हो जाते हैं जो आरक्षण का हिस्सा खा। जैसे मैं आवाज़ उठाता हूँ कि भाई 27 का हिस्सा एक बार खा रहा, 23 का हिस्सा एक बार खा रहा, तो जो वर्ग उनका हिस्सा खा रहा है, तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। खाली भाई लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ और भी क्राफ्ट्समैन भी हैं। 66 समूह अनुसूचित जाति में है, केवल 27% आरक्षण में बहुत ढेर सारी जातियां हैं। तो मेरी आवाज़ से उठा के कहते, मौर्य भी कहता भाई हमारा हिस्सा जा रहा है, वहाँ प्रजापति भी कहता तेली बढ़ई लोहार कहाँ पाल गडरी के ये तो कश्यप कहाँ धीमा, ये तमाम जातियाँ जब उभरती हैं तो उनको लगता है कि डॉक्टर संजय अगर जीत गया, बड़ा हो गया, तो बड़ी आवाज़ करेगा। अब बड़ी आवाज़ जब होती है सदन में, विधानसभा में, तो उस पर काम होता है। तब रोकने हाथ जीता नहीं, लेकिन मनोनीत हुआ, काम ऐसा किया कि हमें मनोनीत एमएलसी बनाना पड़ा राज्यपाल को। हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए हमने 13 किताबें लिखा है, जेल गए हैं, आंदोलन किया है, हर जाति को जगाया, उन्हें अवसर किया कि आप अगर, भाई मैंने कहा कि अगर इस लेदरमैन की माँ के कोख से आज़ादी से पहले 1991 से पहले कांसी राम पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन नहीं जब तक बने थे, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन जैसे ही वह पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए और उन्होंने पार्टी और लॉन्च की और राजनीतिक चेतना जगाई, सेना बनाई, तो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। तो जब तक माननीय मुलायम सिंह पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन नहीं हुए थे, तब तक उनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो आज उनकी माँ के कोख से प्रदेश चलाने वाले पैदा हो रहे हैं। हाँ, जिला चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले, देश चलाने वाले, रक्षा मंत्री थे। तो ये चीज़ें सोचना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो इसके मतलब राजनीतिक ताकत जो होता है, राजनीतिक दल जो होता है, वो माँ की कोख को ताकत देता है कि आपका बच्चा ये बन सकता है इस लोकतंत्र में। तो निषाद का बेटा, मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की अगर हमें उपाधि दी हो, तो धैर्य रखो, आप साथ तो काम करो कि तुम्हारे माँ के कोख से केवल मछली मारने वाले नहीं पैदा होंगे, बल्कि देश और प्रदेश करने पैदा होंगे। और उसके लिए मैंने उसके लिए तैयार किया। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि उन्होंने हमारी बात को माना। मछुआ कल्याण को उसकी स्थापना हुई, पहले इसकी पूरी बात, इस बात को परिवार के ही लोग नहीं, इस बात को पहले पूरा, इसको बात पूरा हो जाना चाहिए। इस पूरे सभी लोग
सभी परिवार के लोग आज बड़े हो जाएं, सभी परिवार के लोग नेता हों, सभी परिवार के लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, उसके लिए पैसा नहीं है, उनके लिए अवसर नहीं है। तो आरक्षण एक अवसर प्रदान करता है। और ये जो बिना पैसे की जातियाँ, उजड़ी हुई जातियाँ हैं, इनके पास फीस नहीं है, तो जिसके पास फीस होगा उसका डॉक्टर तो कोचिंग पढ़ के उसका IAS PCS बन जाएगा। तो मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में किया कि निषादों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। उसमें अब उनके लिए शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए पैसा अब तो कानून बनने में टाइम लगता है ना। तो अगर हम सबके बच्चे प्रवीण हो जाएं, सबके बच्चे डॉक्टर संजय हो जाएं, सबके बच्चे जो है हम जो विधायक डॉक्टर सरवन तो हो जाए। उम्मीद समाज यही उम्मीद करता है ना, कि जब पिछड़े समाज से कोई व्यक्ति आगे आता है कि जो व्यक्ति आगे गया है वो सबको खींच के आगे ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपने परिवार विपक्ष नैरेटिव सेट करता है कि अपने ही परिवार में काहे सांसद विधायक बनाते। आपने कहा ना आप हार गए, कोई चुनाव नहीं जीते आप, तो आप ही अभी क्वेश्चन पूछे कि आप एक कोई चुनाव नहीं जीते आप, तो पार्टी तो चुनाव लड़कर जीतने के लिए बनी हुई है। बात समझ गए? तो आज के दिन में जीतना आवश्यक है, तो घर में जीतेगा मेरे साथ रहेगा, बाहर जीतेगा तो टूट के बाहर चला जाएगा। एक विधायक मैंने बनाया था 2017 में, वो वापस भी तो आ गए फिर। नहीं विजय मिश्रा। हाँ, विजय मिश्रा। और उसने 2017 में आप कितनी 72 सीटों पे चुनाव लड़े? हाँ लड़े थे, लेकिन एक विधायक बना, हम हार गए। हाँ। तो विधायक क्या हुआ, लास्ट में टूट के भाग गया है। तो अगर मेरे घर का होता तो नहीं भागता ना। मेरे तो वापस तो ले आए उसको। फिर जब वो फिर ठोकर खाएंगे तो वापस आएंगे, तो हमारा, हम निषाद राज के वंशज है, तो हम तो किसी से द्वेष रखते नहीं है, तो आया तो हमने। अच्छा ये बताइए, तो आज नहीं, दो निषादों को, विनोद बिंद को सपा में था, सपा में थे, उनको 10 साल से पैसा खर्च किया, सपा उन्हें ठोकर मार के हटा, मैं उन्हें लाया विधायक बनाया। पीयूष रंजन निषाद हार गए थे 2017, फिर उन्हें लाया, फिर से भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे रही थी, मैंने दे के लड़ाया, तो वो भी तो निषाद है ना। तो ये विपक्ष जो है उनको ढक देता है कि वो दो निषाद नहीं, खाली 2 बच्चे डॉक्टर संजय को दिखाई देते हैं। इसलिए कि आज के दिन में देख लीजिए, अगर विनोद बिंद डॉक्टर संजय के बच्चे होते हैं तो शायद भाजपा जो उनको तोड़ के अपने सिंबल से लड़ा के तैयार कर लिया, जाके सांसद बन जाओ, तो मेरा बेटा होता तो हमसे पूछता ना कि भाई कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो आज के दिन में तो आपका बेटा भी तो बीजेपी से मेरी बात, अब तो मेरे पास तो निषाद कोई बचा नहीं ना कि जो विनोद की भोजन भरी थाली का हो, उसे हम उसको चुनाव चिन्ह हो। अब तो हमारे पास तो चुनाव चिन्ह से दूसरी जातियों के लोग हैं, पंडित जी ठाकुर साहब लोग हैं, है ना। तो हमारे घर में भोजन भरी थाली से तो निषाद जी, तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ प्रवीण जी लड़ते हैं, जहाँ बेटा लड़ता है, वहाँ का समीकरण ही ऐसा है कि अगर हम जो है उस भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, नहीं वो सरवन निषाद है जो विधायक है, तो वो ऐसा समीकरण ही है कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे तो वो चुनाव जीतना। हमें तो वकील चाहिए ना, हमारी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमें वकील चाहिए, चाहे सिंबल भाजपा जो हम अलायंस पार्टनर हैं, तो चाहे वो रहे चाहे ये रहे। आज के दिन जीत के आएंगे तो आज 11 विधायक हमारे हैं, 6 वहाँ और वो 11। अब एक तो मेरा सांसद हो गया, अब 10 बचे हैं। अब कटहरी और जो हम फिर जिताएंगे तो सांसद विधायक हमारे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ये बताइए कि आपकी मुलाकात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य जी से, किस विषय पर चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई? अरे हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो अभी तो वही ना विपक्ष कहते हैं कि उसे विपक्ष नैरेटिव हमेशा मुद्दा बनाता रहता है। इससे पहले दर्जनों बार मुलाकात हुई है हमेशा केशव मौर्य से, हमारे TCM ब्रजेश पाठक से, शर्मा जी, सभी मंत्रियों से मुलाकात। योगी जी से मुलाकात आपकी नहीं? योगी से मिली अभी, उसी दिन मिलते, उसके दूसरे दिन बैठक में गए, तो हमेशा होती रही। ऐसा तो है नहीं कि मिलते नहीं है। माननीय गृह मंत्री, यह गलत तरीका वह सोचना। मौर्य जी या योगी जी, मतलब किसके? मैं कह रहा था कि हम सब, हमारे लिए सभी बराबर हैं, सब बराबर हैं निश्चित रूप से। लेकिन आप आजकल योगी जी सबके गार्जियन हैं, ठीक है, हमारे भी गार्जियन हैं, सबके गार्जियन, मुख्यमंत्री हमारे और हमारे अभिभावक में। माननीय केशव मौर्य भी पिछड़ों के नेता हैं और एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में वो एक संगठन के रूप में देखे जाते हैं। और हर उनके यहाँ हमारा विभाग, मत्स्य विभाग के पास अभी नया विभाग है। हमारे पास जिले में अभी कोई ऐसा सेटअप नहीं है ब्लॉकों पर कि हम अपने लोगों को ट्रेनिंग करा लें। तो मौर्य जी बार बार मिलते रहते हैं कि एक तो हमारे विभाग में हमें उनका प्लेटफार्म मिल जाता है कि उसमें हम अपने वहाँ उनके ब्लॉक से
ट्रेनिंग करा देते हैं। दूसरा, वो पुराने नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में है, तो निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन भी मिलता है कि हमें करना क्या चाहिए आगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और निषाद पार्टी की विचारधारा कैसे तालमेल बना रहे, दूध और चीनी एक साथ कैसे बनाए कि टेस्ट हमारे अच्छे रहे, तो ये तो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन की बात हुई, कोऑर्डिनेशन मिलता है। तो उसको दूसरे रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि मैं उनके समर्थन में हूँ या कुछ और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हूँ। उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या कोऑर्डिनेशन है अंदरूनी? क्या मुख्यमंत्री जी की बात सुनते हैं सब, या मुख्यमंत्री अलग थलग पड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री एक अकेले के तौर पर, एक अपने उसके तौर पर जो समर्थन मिलना चाहिए उनको अपने उप मुख्यमंत्रियों का, वो उनको नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं। हमको लगता है कि एक दो अपवाद को छोड़कर। कौन से अपवाद? अपवाद मतलब कुछ लोग हैं, अब किस तरह से काम लेके गए नहीं हुआ। हम लोग हैं आज के दिन में, तो जो भी उनसे कहते हैं, हमने कहा उनसे मछुआ कल्याण कोष की स्थापना के लिए, उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया। निषादों के लिए निषाद राज बोट योजना है। हमने कहा भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज की माँ के नाम से एक योजना चलाते, माता सुखिता, उसमें मैंने महिलाओं के केस कल्चर के दिया, उसको पास किया। आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, तो ये चीज़ योजनाओं के माध्यम से निषादों को देना, ये चीज़ें ये साबित करता है कि उस हमारे प्रति गंभीर। ऐसा नहीं है कि हमारे मुकदमे वापस करना था, मुकदमा उन्होंने वापस कराया। भले अभी कोर्ट से उसको उन्होंने एक मुकदमा जो था वो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और एक ने तो जो रेल वाला था वो ख़त्म हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बात उन्होंने माना? लेकिन कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो उनकी बातों को भी नज़रअंदाज करते हैं, जैसे सुरक्षा से संबंधित है। बात समझ के, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, 11 हारी हुई सीट लिया था, भाजपा कभी नहीं जीतती थी 2017-22 में। 22 में हमने उसमें से 9 जीता। तो इसके लोग मजबूत लोग हैं, तभी तो भाजपा नहीं जीत पा रही थी, समीकरण ऐसा था। लेकिन निषाद पार्टी ने उससे जीत कर दिखाया। तो अगर जिसको हम हराए होंगे तो निश्चित रूप से दुश्मन होगा, ऐसे कुछ न कुछ है। इसीलिए बातें तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं कि जो हारे हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे में कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि बिना पूछे, मान लीजिए एक बेटा हमारा, और उसने क्या किया कि अब उसको धमकी मिली जेल से, पुलिस उसको सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो बिना इंक्वायरी के कि अब नहीं कोई, अब कोई बदमाश नहीं हो, पकड़ा गया, जेल में चला गया, जिसने धमकी किया, तो फिर उसने सुरक्षा छीन लिया। ये गलत है। तो अभी पीछे मतलब कोई घटना हो जाए तो फिर इसका मतलब फिर वही होगा कि तो आज के दिन में सांसद हार गए, अभी उनको सुरक्षा मिला हुआ था, वैसे लोकल स्तर पर 3 महीने होता है, तो अभी 1.5 महीना बाकी था ना, तो उसको वापस कर लेना। फिर बात हुई एडीजी से, तो फिर उनको वापस करने का। आज के दिन में एक अधिकारी है गोरखपुर जिले का, क्या नाम है? मतलब नाम नहीं बताएंगे, वो आप भी गोरखपुर के ही? चकबंदी का अधिकारी, चकबंदी अधिकारी है। अब मेरे ही मामा की लड़की का मामला है, वो खेत था और हमारे पास नहीं आई, घर पर आई। अब बात हमसे किया तो मैं कहा सांसद जी से, विधायक जी से, सुन लो, इसको करा देना, बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो सीओ से बात कर लिया। उसका मामला था कि उसके खेत का कागज़ सही है, कब्जा भी सही है, नक्शा छोटा है। तो पिछले चकबंदी में नक्शा छोटा बन गया होगा, कागज़ से आदमी जोड़ता है ना, जोड़ता है। अगर वो कब्जा किया, इसके मतलब किसी की आपत्ति अब तक नहीं हुई और किसी ने बगल वाले ने आपत्ति नहीं कि हमारी ज़मीन कब्जा किया है, कोई मुकदमा नहीं चला, तो इसका मतलब ज़मीन उसी की है। पता चला कागज़ के आधार में इन्होंने कह दिया कि जाकर उसको सही करा देना। तो कोई उसमें लेखपाल या कोई उठा कानून को, उसको हमारे बड़े लड़के ने कहा कि इसको करके बता दीजिए, करके इसको बता दीजिए और उसको लटकाइए मत। तो उसको लगता है नागवार लगा होगा, उसको देखने के बाद नाप कर उस ज़मीन को कब्जा करा दिया दूसरे को, भाई, जो नक्शे के आधार पर कब्जा करा दिया। तो ये तो गलत है ना। हमको तो इस तरीके से कुछ अधिकारी अंदर से है, तो कुछ अब तो उसको मुख्यमंत्री से क्या लेना। अब कुछ अधिकारी ऐसे हो ही जाते हैं, अब मुख्यमंत्री जी शिकायत करेंगे हम। एक महिला हमारी जौनपुर की है, हमारी बूथ अध्यक्ष है, उसने एक प्रधान का मुकदमा एक इंक्वायरी लिख दी, महिला है वो, उसने कि घोटाले कर रखा है, ये गलत है। जांच हुआ और वो प्रधान उसमें जद में आ गया। पता चला उसने उस महिला के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया कि ये बंजर ज़मीन में घर बना रखे हैं, और 2 महीने के अंदर बंजर ज़मीन में से बुलडोजर लगा कर हटा दिया। आपने इसीलिए बुलडोजर का विरोध किया क्या? बुलडोजर लगा दिया। लेकिन बुलडोजर तो पूरे देश में, तो मेरी बात सुनी, तो बुलडोजर से अब वो आई मेरे पास कहने, मैंने कहा अरे यार ये क्या, अभी देख लो क्या है।
अब खुद प्रधान 2 एकड़ कब्जा किया हुआ है, वहाँ बुलडोजर नहीं चला चूंकि प्रधान है, संवर्गीय अधिकारी था उसने कर दिया। तो ये चीजें, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी शकील पंजा हैं, मौका पाते वोट खराब कर देते, वो भी इलेक्शन के समय की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए बुलडोजर वाले बात पर हमने कहा था कि ये बुलडोजर पॉलिसी खतरनाक लगती है। माफियाओं के लिए बना था, लेकिन अधिकारी कुछ गरीबों के लिए चला रहे हैं, गलत है। लेकिन जो बुलडोजर, अब योगी आदित्यनाथ को तो पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, वो मॉडल कई प्रदेशों में और अपनाया गया है। तो आपको क्या लगता है वो कार्रवाई जो की जा रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि गरीबों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वो गलत है, वो नहीं होगा, उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन बाकी जो माफियाओं पे, जो अपराधी हैं या जिन्होंने लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ, अगर उनके में बुलडोजर चल रहा है उनकी ज़मीनों पे, उनके घरों पे, तो इसमें कोई तो मैं तो परेशानी? उसका नहीं, तो मैं समर्थक हूँ। और आज वो तुम भी कहा कि गरीबों का जो घर है, जो उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, कहीं है तो उनको अगर हमें ज़रूरत है कि उसका घर सड़क में आ रहा, सड़क चौड़ा करना है, तो उसको कहीं स्थापित कर दिया जाए, जो उसे संतुष्ट कर दिया जाए। हम उसका तब हम स्थापित हों, तब विस्थापित करने से पहले उसे स्थापित स्थापित कर करें, दिया तो जाए। तब होगा। नहीं तो उसका घर थोड़ी उजाड़ रहे हैं, वो तो वोट उजाड़ रहे हैं भाई। द रियल गार्ड तरह से आप कह रहे हैं कि वोट पे इज फर्क वोटर, पड़ता है। द रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस का असली भगवान लेकिन वोटर है, कानून भी तो ये पालन भाग्य होगा। विधाता है। लेकिन कानून भी तो देखा जाएगा ना कि कानून सम्मत है या नहीं। हम कह रहे हैं कि गांव में गंवार हैं, गरीब हैं। आप कोरोना में देखे होंगे कैसे लोग पैदल आते रहे, कितनी अशिक्षा है, कितना वो कानून क्या जानते हैं। अंग्रेजों के समय से कब्जा करते आए हैं, उस समय कौन सी सरकारें रही हैं, कैसा उन्होंने नक्शा कागज बनाया है, वो आज के दिन में वो कहेंगे उसके आधार पर उसको जीना है कि नहीं जीना है। बनाया किसने था? कांग्रेस का कागज था ना। कांग्रेस के समय तो कागज, अंग्रेजों के समय का कागज है ना। वो आज उसको कानून के डर में ढालेंगे कि तुम्हारा तो बंजर में है, ये तुम्हारे कागज, तुम्हारा घर उजाड़ दिया जाए, तो गलत। वो तो बसाइए ना बंजर है, वो तो आप बदल सकते, डीएम तो उसकी नवैयत बदल सकता है। उसके बाद वो तो पावर है ना कि अगर गरीब आदमी का घर बंजर में बना, सरकारी जमीन बना है, तो उसके पास अगर बड़ी बिल्डिंग है 10 तल्ला, तब तो उसे छोड़, उसे कह दो भैया आप कह रहे हैं कि गरीबों का जो है एकदम उनको उसको विस्थापित मालिकाना करके हक उसको मिल जाना दिखाना चाहिए। ये अधिकारी के पास जायज पावर है, था। अधिकार, ये करना चाहिए। इसीलिए ठीक है। बुद्धिमान आदमी को अधिकारी बनाया जाता है कि बुद्धि से लोगों को संतुष्ट करे। डॉक्टर निषाद, आप हर बात पे श्री राम जी का जिक्र कर रहे हैं कि भगवान राम के बाल सखा थे निषाद राज, लेकिन आपने एक बार कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, जबकि श्रृंगी ऋषि दशरथ के दामाद हैं, उनकी बेटी शांता के पति हैं। तो ये इस तरह का बयान क्यों दिया आपने? मतलब इसका क्या औचित्य था? समझ में नहीं आई ये बात। उस समय ही हमने उस बयान पर हमने उसका खंडन किया था। आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे वीडियो एडिट किए जाते हैं आज के दिन में। मोदी का वीडियो एडिट करके आपने देखा होगा, चुनाव, अमित शाह का वीडियो तो एडिट करके ये तो आपके आरक्षण वाला खेल हो गया। तो उसका जवाब तो मैंने उसी दिन, हमसे ज़्यादा प्रचारक कोई भगवान राम का नहीं होगा। भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज की जो फोटो मिली हुई है, पूरा घर घर पहुँचाया हो। उनकी मूर्ति 56 फुट की लड़ती है। आज के दिन में अगर राम के खिलाफ कोई बोलता है तो इसका मतलब वो निषाद राज के खिलाफ बोलता है। या 18 उनके सारे भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक मित्र से, सुमंत उनके मामा थे। तो ये आज के दिन में निषाद राज ने अपनी सेना देकर भगवान राम को गंगा भी पार किया और रावण राज भी खत्म किया। और पहले ऐसे मित्र थे निषाद राज कि जब 14 साल बाद वापस आए तो राज्याभिषेक में निषाद राज को बुलाया था, और दोनों ने जब मिलकर कलम चलाए तो राम राज आया था, सुख का राज आया था। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि 500 बरस बाद फिर राम जो है अपने उस टेंट से आज के दिन में मंदिर में आए। तो हमको भी बुलाया था मोदी जी ने उद्घाटन में। तो हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन में निषाद राज के वंशज के बेटे को बुलाया गया, और राम के साथ साथ निषाद राज की भी मूर्ति उसमें लग रही है बगल में। आज वहाँ का जितना अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, किसी भी समाज को सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। तीनों तब मिलेगा जब पहले सम्मान, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि। ये तीसरे नंबर का है। पिछली सरकारों ने क्या कहते थे, केवटा मल्लावा बिंदवा, इनके आरक्षण की फाइल ही गायब कराती थी, इनकी संवैधानिक सुरक्षा छीनती थी। मिला हुआ अधिकार जिसने देश को आज़ाद कराया वो रोड पर घूम रहा है। तो आज सम्मान देने का काम मोदी जी शुरू किए। आज के मत्स्य मंत्रालय ने किया, उत्तर प्रदेश में किया, केंद्र में किया। हाँ, मत्स्य मंत्रालय बना। कांग्रेस की 67 साल की सरकार ने केवल 3000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए दिया। आज मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया सब। उसके उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया। अब 60% सब्सिडीज है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम 23, आज के दिन में हम 2-2 करोड़ की मिल दिए निषादों को, 1 करोड़ 20 लाख उसको सब्सिडी है। आज पहली बार है ना कि उसको व्यवसाय मिला रहे हैं। उनके तमाम ऐसे हैं, 15,000 में लगभग 14,500 निषादों को मैंने लाभान्वित करने का कोशिश किया। तो आज के दिन में उनके फ्री का बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड है। आज के दिन में मुख्यमंत्री ये योजनाएं तभी हैं जब उनके, तो आज के दिन में सम्मान उनका बढ़ रहा है। अब कोई केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप नहीं कह रहा। अब मोदी जी जब जय निषाद राज बोलते हैं तब लोगों को लगता है कि नहीं, अरे यार ये छोड़नी चाहते बीजेपी के माननीय साथ रहेंगे, कहीं जाने का योगी जी जय निषाद राज बोलते हैं। आज के दिन में निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित मोदी जी ने किया। आज 56 फुट की मूर्ति लग रही है। तो किसी समाज की, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमारा इतिहास अगर कायम हो रहा है तो समाज आगे बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर निषाद, इस बार जब ये चुनाव के नतीजे है उसके बाद एक चर्चा और हुई कि जो छोटी छोटी पार्टियां साथ हैं, चाहे सुभाषपा हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हों, अपना दल की या आप हो, कि पार्टी को सीटें कम की आई। ये जो छोटे छोटे दल साथ में हैं ये ज़्यादा मुखर होके बोलने लगे, ये बीजेपी को बताने लगे कि क्या गलतियां हैं, क्या चूक हुई, किस वजह से हमारे, और वो लोग जो खुद अपने बेटों को चुनाव नहीं जिता पाए। देखिए, हमने तो कोई ऐसी बात बोला नहीं। हमेशा लिबरल राजनीति मैंने की है और सही बात बोलना हमेशा राजनीति में। मित्र हैं तो घाटे में भी साथ रहेंगे और फायदे में भी साथ रहेंगे। तो अब साथ रहेंगे, अब जाने का तो कुछ मैंने नहीं बताया, असली मित्र तो मैं हूँ कि बोले घाटे में भी साथ रहना है, फायदे में भी साथ रहना। और घाटा किस कारण से हुआ, आगे घाटा न होने देना है, उसका सही बात बताना। तो जो बातें कह सकते हैं वही यहाँ कहेंगे, जो बातें नहीं कह सकते हैं वो हम संगठन में जो है वहाँ कहते हैं। एक चीज, जो अभी अटेंडेंस वाला मामला है, इसको होल्ड में डाला गया, ऑनलाइन अटेंडेंस वाला मामला, क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या ये अधिकार नहीं है माता पिता की कि वो जाने कि कितने बजे टीचर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पूरे टाइम? ये होल्ड पे डालने का क्या मतलब है? दबाव में आकर के? नहीं, केवल टीचर का ही अटेंडेंस लगेगा, अधिकारी का नहीं लगेगा। सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी का नहीं लगेगा कि कै बजे आ रहे हैं, कै बजे जा रहे हैं। भाई अपना भी तो अटेंडेंस लगाइए जो 10। नहीं, सबका लगे, लेकिन मैं कारण जो वही तो सवाल है। सवाल यही है कि जो उस अटेंडेंस का फाइल शासनादेश जारी कर रहा, तो क्या अपने ऑफिस में उस तरह के अटेंडेंस की व्यवस्था किया सचिवालय में? अच्छा, अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो मैंने कहा ना, तो आज के दिन में हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन सबको मिले, सब जगह लागू किया जाए तब। आज के दिन में देखिए, ये भी एक इसमें भी एक बात छुपी हुई है। चुनाव आगे है ना, उपचुनाव आगे, फिर हमारा 27 में कितनी 5 सीटें, उसमें इसको जोड़ लीजिए, 5 सीटें उसमें आपकी इसको भी जोड़ लीजिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि ज्यादातर टीचर ही पीठासीन अधिकारी बनाए जाते हैं। ज्यादातर टीचर ही चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं। तो ब्लैकमेल, लेकिन आप अगर उनको गलत चीजें उनकी मानते रहेंगे तब तो वो सही नहीं, गलत चीजें क्या है, गलत चीजें क्या? नहीं, तो समय पे तो आना पड़ेगा ना ऑफिस में, उनको समय पे आना पड़ेगा। लेकिन अब कहना कि उनका कहना था अधिकारी भी। अच्छा, उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं? 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, 3 बीजेपी की, 1 आपकी और 1 शायद आरएलडी की है। हमारे पास आज के दिन में उपचुनाव में 10 सीटें हैं, 10 पर टीम बनी हुई है। और पहला काम है कि जो मतदाता सूची में इन लोगों ने अपने बीएलओ से नाम कटवाया था उसे सही कराना है। दूसरा, हमको ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं का जो है तालमेल मिलाकर नीचे जो नैरेटिव है उसे दूर करना, और जो हमने काम किया देश के लिए, सभी धर्म वर्गों के लिए काम किया, गांव के लिए काम किया, वो हमें बताना और विकास के आधार पर ही वोट मांगना है। क्या आज के दिन लग रहा है कि कुछ बेहतर हो पाएगा? क्योंकि जब अब जैसे जो, क्योंकि ये टेस्ट माना जाएगा 2027 के लिए, 2024 के नतीजों के बाद निश्चित रूप से हम लोग जो सीटें हम लोग पास थी वो सीटें रहेंगी, उससे अधिक थोड़ा जीतेंगे हमको। मतलब कुछ 2-1 छोड़ो कर हम लोग ज़्यादातर सीटें इसलिए जीतेंगे कि कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ समीकरण नहीं है, तो समीकरण नहीं होने के नाते उस समीकरण के नाते उधर चले जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे धर्म है जो वोट भाजपा को नहीं देते, उनकी संख्या अधिक है। जहाँ उनका समीकरण बन जाता है वहाँ कुछ भी क्या कर सकता है। वो तो उनको आज 70 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, उनका तो एक ही है। अब तो 2-2 लोग मिल गए हैं उसको पढ़ाने के लिए कि भैया भय दिखाने के लिए। पहले तो एक भय दिखा के लेते थे, अब कांग्रेस सपा दोनों भय दिखा कर ले रही हो। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो साथ लड़ रहे हैं, इस बार फिर मुश्किल होने वाली है। मैं कह रहा हूँ तो ये कुछ जहाँ समीकरण नहीं है वहाँ, लेकिन जहाँ समीकरण है
आज के दिन में उस जगहों पर हम लोग आज के बाद समझाने में कामयाब, लोग अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं गलत हो गया और हम लोगों ने भ्रम के आधार चलिए, पर देखना और होगा नीचे उपचुनाव आधार के पर नतीजे और आएंगे, अब क्या होता है। संगठनात्मक रूप से जो उदासीनता थी जो मैंने आपको वो दूर हो गई बताया, है। वो अब दूर नहीं, अब हम लोग दूर कर रहे हैं। संगठन अलग काम कर रहा है, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं जिससे सफलता मिलेगी। चलिए, उम्मीद यही है कि देखना है कि उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, शायद नैरेटिव बदलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी गर्माती रहती है कि उस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। डॉक्टर निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। थैंक बधाई, यू सो मच। बधाई, धन्यवाद आप।